विवेचना में आज कहानी जब पुरुलिया में हुई आसमान से बंदूकों की बारिश। अभिवादन स्वीकार करके रेहान फजल का। बात दिसंबर 1995 की है। 17 दिसंबर की रात करीब 4 टन वजन के खतरनाक हथियार लाद कर एक रूसी एंटोनोव AN-26 विमान ने कराची से ढाका के लिए टेक ऑफ किया। उस विमान में 8 यात्री सवार थे। एक डेनिश शख्स किम पीटर डेवी, एक ब्रिटिश हथियार विक्रेता पीटर ब्लीच, सिंगापुर का रहने वाला भारतीय मूल का एक व्यक्ति दीपक मणिकान और चालक दल के 5 सदस्य। ये पांचों रूसी बोलते थे और लातविया के नागरिक थे। विमान ने वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर ईंधन भरवाया। वहीं पर 3 पैराशूटों को जहाज में लदे हथियारों से जोड़ा गया। बाद में पीटर ब्लीच ने CBI को दिए अपने वक्तव्य में स्वीकार किया कि कराची आने से पहले बुल्गारिया के बरगास में सारे हथियार इस विमान पर लादे गए थे। वरिष्ठ पत्रकार चंदन नंदी अपनी बहुचर्चित किताब द नाइट इट रेन्ड गन्स में लिखते हैं, वाराणसी से टेक ऑफ करने के बाद जहाज ने गया के ऊपर अपना रास्ता बदल दिया। जैसे ही वो पश्चिम बंगाल के एक बहुत पिछड़े हुए जिले पुरुलिया के ऊपर पहुंचा तो वो बहुत नीचे उड़ने लगा। वहीं पर पैराशूट से जुड़े हुए लकड़ी के 3 बड़े बक्से नीचे गिराए गए। इनमें सैकड़ों AK-47 राइफलें भरी हुई थी। ये सामान झालदा गांव के नजदीक गिराया गया, जो आनंद मार्ग के मुख्यालय के बहुत नजदीक था। सामान गिराते ही विमान अपने पूर्व निर्धारित रास्ते पर फिर से उड़ने लगा। उसने कलकत्ता में लैंड कर फिर ईंधन भरवाया और थाईलैंड के फुकेत के लिए उड़ गया। चंदन नंदी और ब्रिटिश पत्रकार पीटर पॉफिम के अनुसार विमान में सवार हथियार व्यापारी पीटर ब्लीच का संबंध ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 से था। वो कभी कभी उनके जासूसी मिशन में मदद किया करता था। जब विमान ने वाराणसी से टेक ऑफ किया तो ब्लीच को डर था कि उसके विमान को गिरा दिया जाएगा। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द इंडिपेंडेंट के 6 मार्च 2011 के अंक में अप इन आर्म्स द बिजार केस ऑफ द ब्रिटिश गन रनर द इंडियन रेबेल्स एंड द मिसिंग डेन शीर्षक लेख में पीटर पॉफिम ने लिखा था, पीटर ब्लीच ने मुझे बताया था कि उड़ान से 3 महीने पहले एक डेनिश ग्राहक को बड़ी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराने के लिए उससे संपर्क किया गया था। जब उसे पता चला कि ये हथियार किसी देश के लिए नहीं बल्कि एक चरमपंथी संगठन के लिए है, तो उसने इसकी सूचना ब्रिटिश खुफिया विभाग को पहुंचा दी थी। ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उसे सलाह दी कि वो अपना काम जारी रखे। वो इस विश्वास में इस ऑपरेशन में शामिल हुआ कि वो एक चरमपंथी विरोधी स्टिंग ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है और हथियारों के गिराए जाने से पहले भारतीय एजेंसियां इसे रोक देंगी और वो इससे बाहर आ जाएगा। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले इस बात के कोई संकेत नहीं मिले थे कि भारतीय प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पीटर पॉफिम लिखते हैं, ब्लीच ने कहा था कि जब उन्होंने वाराणसी से टेक ऑफ किया तो उन्हें चिंता सताने लगी। उन्हें लगा कि भारतीयों ने विमान को गिरा देने का फैसला कर लिया है। उनको डर था कि उनका अंत नजदीक है। लेकिन विमान ने रात के अंधेरे में हथियार गिरा दिए और कुछ भी नहीं हुआ। ब्लीच की नजर में उनकी मुसीबत समाप्त हो गई थी, लेकिन यहां उनकी मुसीबत शुरू हो रही थी। 18 दिसंबर की सुबह पुरुलिया जिले के गनुडी गांव के सुभाष तंतुबाई अपने मवेशियों को चराने बाहर निकले। अचानक उनकी नजर एक टीले के सामने घास के मैदान पर पड़ी धातु की एक चीज की चमक पर पड़ी। झालदा पुलिस स्टेशन की केस डायरी में लिखा गया। जब सुभाष पास गए
तो उनकी नजर एक ऐसी बंदूक पर टिक गई जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां चारों तरफ करीब 35 बंदूकें बिखरी पड़ी थी। ये देखते ही उन्होंने झालदा पुलिस थाने की तरफ दौड़ लगा दी। थाने के इंचार्ज प्रणव कुमार मित्र ने चंदन नंदी को बताया था। खबर सुनते ही मैं अपनी वर्दी पहनकर चिटमू गांव की तरफ रवाना हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां जमीन पर गिरे जैतूनी रंग के लकड़ी के क्रेट तोड़ दिए गए थे और उनमें रखे हथियार नदारद थे। मेरा एक साथी भारतीय सेना के एक सैनिक को बुला लाया था। मेरे कहने पर उसने नजदीक के तालाब में गोता लगाया। जब वो बाहर निकला तो उसके हाथ में एक टैंक नाशक ग्रेनेड था। तब मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि ये एक गंभीर मामला है। इसके बाद वहां लाउड स्पीकर से ऐलान करवाया गया कि जिनके पास हथियार हो वो उन्हें पुलिस को वापस कर दे। बाद में नजदीक के गांव खटंगा, बेलामू, मारामू, पागड़ो और बेराडीह में कई AK-47 राइफलें पड़ी पाई गई। एक शख्स ने आकर बताया कि खेत में नायलॉन का एक बड़ा पैराशूट पड़ा हुआ है जिसके नीचे कई राइफलें पड़ी हुई हैं। कलकत्ता की एक अदालत द्वारा ब्रिटेन, बुल्गारिया, लातविया और दक्षिण अफ्रीका के सक्षम प्राधिकारियों को भेजे अनुरोध पत्र या लेटर्स रोगाटरी में बताया गया कि कुल मिलाकर पुरुलिया और उसके आसपास के इलाकों से 300 AK-47 राइफलें, 25 9mm पिस्टल, 2 7.62 स्नाइपर राइफलें, 2 नाइट विजन दूरबीनें, 100 ग्रेनेड्स और 16,000 राउंड गोलियां बरामद हुई। इन सब का कुल वजन था 4,375 किलोग्राम। हथियार गिराने वालों के लिए चीजें तब बिगड़नी शुरू हुई जब उन्हें ये पता चला कि उनके गिराए हथियार भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ लग गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने कराची के लिए वापसी की उड़ान भरी। फुकेत से वापसी की उड़ान में उन्होंने कलकत्ता के बजाय चेन्नई में ईंधन भरवाया और वहां से उड़ान भरी। अभी उनका विमान मुंबई से 15-20 मिनट की दूरी पर था कि कॉकपिट के रेडियो पर आवाज गूंजी और भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान ने रूसी विमान को मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने का आदेश दिया। चंदन नंदी लिखते हैं, जब विमान उतरने लगा तो किम के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई। उसने अपने ब्रीफकेस से कुछ कागज निकालकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर उनको जला दिया। इसके बाद उसने उन्हें टॉयलेट में ले जाकर फ्लश कर दिया। फिर उसने अपने ब्रीफकेस से 4 फ्लॉपी डिस्क निकालकर उनके टुकड़े भी कर दिए। फिर उसने ब्लीच का लाइटर लेकर उनमें आग लगा दी। जब तक उसने ये काम पूरा किया, विमान के पहिए मुंबई हवाई अड्डे के रनवे को छू रहे थे। जब विमान ने सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया, उस समय रात के 1:40 हुए थे, लेकिन वहां पर विमान का स्वागत करने के लिए एक भी शख्स मौजूद नहीं था। पीटर ब्रीच ने CBI को दिए अपने वक्तव्य में बताया, 10 मिनट बाद हवाई अड्डे की एक जीप वहां पहुंची जिस पर 2 लोग सवार थे। उन्होंने उनसे सवाल किया कि वो लोग वहां क्या कर रहे हैं और जहाज ने बिना अनुमति के वहां क्यों लैंड किया है। चंदन नंदी लिखते हैं, देवी और ब्लीच उन दोनों अधिकारियों से बातचीत करते रहे। भारतीय अधिकारियों की मूर्खता और अक्षमता अपने चरम पर थी। जब देवी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लैंडिंग फीस देनी पड़ेगी, तो अधिकारी का उत्तर था हाँ। विमान लैंड होने के करीब 45 मिनट बाद एक और जीप वहां पहुंची जिसमें सादे कपड़ों में 6-7 लोग सवार थे। उन्होंने अपना परिचय कस्टम अधिकारियों के तौर पर दिया और कहा कि वो विमान की तलाशी लेना चाहते हैं। कस्टम अधिकारियों के जहाज में घुसने के बाद देवी विमान में घुसा। उसने कागजों का एक फोल्डर उठाया और चुपचाप विमान के नीचे उतर गया। इसके बाद देवी को किसी ने नहीं देखा। थोड़ी देर बाद विमान को 50 से 70 सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया।
पीटर ब्लीच और विमान चालक दल के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन सब पर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने का मुकदमा चलाया गया। 2 साल तक चले इस मुकदमे के बाद सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। करीब 10 साल बाद किम फिर से दिखाई दिया। डेवी ने पूरे डेनमार्क में घूमकर अपने काम के कसीदे पढ़े। भारत ने उसके प्रत्यर्पण की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। डेवी ने 27 अप्रैल 2011 को एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि इस पूरे प्रकरण में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की भूमिका थी और हथियार गिराए जाने के बारे में भारत सरकार को पहले से जानकारी थी। यह ऑपरेशन रॉ और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 का संयुक्त ऑपरेशन था। सरकार की तरफ से इसका खंडन किया गया और CBI ने बयान दिया कि इस घटना में किसी भी सरकारी एजेंसी का हाथ नहीं था। बाद में किम डेवी ने एक किताब लिखी, दे कॉल्ड मी टेररिस्ट। इसमें उसने दावा किया कि भारत से भागने में उसकी बिहार के एक राजनेता ने मदद की थी। उसकी मदद से ही वायुसेना के रडारों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया ताकि हथियारों को बिना किसी रुकावट के नीचे गिराया जा सके। इन हथियारों का उद्देश्य आनंद मार्गियों के जरिए पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाना था ताकि उसका बहाना बनाकर ज्योति बसु के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सके। जब भारतीय संसद की ओर से बनाई गई पुरुलिया आर्म्स ड्रॉपिंग कमेटी के कुछ सांसदों ने सवाल पूछा कि क्या भारतीय वायुसेना के रडार 24 घंटे काम करते हैं, तो भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधि एयर वाइस मार्शल M मैकमोहन ने जवाब दिया, रडारों को 24 घंटे सक्रिय रखना संभव नहीं है क्योंकि इससे उनके जल जाने का खतरा बन जाता है। किम डेवी ने यह भी दावा किया कि भारतीय प्रशासन को उसके फ्लाइट प्लान की पूर्व सूचना थी। उसको यह भी पता था कि विमान में कितने लोग सवार हैं, विमान पर कितने हथियार हैं और उन्हें कहां गिराया जाना है। डेवी ने सवाल किया कि कोई भी समझदार शख्स बिना सरकार की जानकारी के एक दुश्मन देश से हथियारों से भरा जहाज भारत की सीमा के अंदर क्यों लाएगा। रॉ के एक पूर्व अधिकारी RK यादव ने अपनी किताब मिशन रॉ में लिखा, डेवी के इन दावों की तब पुष्टि हुई जब भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के गृह मंत्री माइकल हॉवर्ड ने एक संवाददाता सम्मेलन में साफ कहा कि ब्रिटिश सरकार ने हथियार गिराए जाने के बारे में भारत को पहले से सूचित कर दिया था। इस सब के बावजूद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमान को कलकत्ता में उतरने की अनुमति क्यों दी? अगर रॉ को इसके बारे में पूर्व सूचना थी तो सरकार की दूसरी एजेंसियों जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्थानीय पुलिस या कस्टम विभाग ने वाराणसी में ही जहाज की तलाशी क्यों नहीं ली? RK यादव ने अपनी किताब में लिखा, रूस के विमान को जानबूझकर एयरपोर्ट इमारत से 6 किलोमीटर दूर पार्क किया गया। जब सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लोग वहां पहुंचे तो विमान का दरवाजा खुला हुआ था और डेवी को हवाई अड्डे के सरकारी वाहन में वहां से ले जाया गया और बिना किसी कस्टम और इमिग्रेशन जांच के उसे वहां से भाग जाने दिया गया। ये बात कल्पना से परे दिखती है कि एक विदेशी विमान भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करता है और पैराशूट की मदद से उसके इलाके में हथियार गिराता है। चंदन नंदी लिखते हैं, ये भी न समझ में आने वाली बात है कि जहाज को जबरदस्ती उतरवाने के बावजूद इस पूरे ऑपरेशन का सर्वे सर्वा किम डेवी उर्फ नील नीलसन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ से फिसलकर रहस्यमयी परिस्थितियों में मुंबई के सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बच निकला। किम डेवी के साथ ही पीटर ब्लीच ने गिरफ्तार होने के बाद इस उम्मीद में पूरी घटना का भंडा फोड़ा कि उसे बख्श दिया जाएगा, लेकिन उस पर मुकदमा चलाया गया और उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। ये अलग बात है कि
कि वर्ष 2004 में टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार के अनुरोध के बाद राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे माफी दे दी और उसे रिहा कर दिया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। उससे 4 साल पहले 22 जुलाई सन 2000 को रूसी सरकार के अनुरोध पर चालक दल के बाकी सदस्यों को पहले ही छोड़ दिया गया था। उस वर्ष राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले सद्भावना संकेत के तौर पर यह कदम उठाया गया था। उस समय भी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। सीबीआई ने इस केस की जांच की। पहले 5 साल के बाद उसकी गति धीमी पड़ गई और एक समय ऐसा आया कि वो पूरी तरह से ठप हो गई। चंदन नंदी का मानना है कि इसे ठप हो जाने दिया गया। उनके शब्दों में सीबीआई निदेशक पीसी शर्मा के जाने के बाद किसी भी सीबीआई प्रमुख ने इस केस में दिलचस्पी नहीं ली। वर्ष 2001 से 2011 के बीच का समय पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। हालांकि अप्रैल 2011 में पीटर डेवी को कोपेनहेगन में एक दिन के लिए गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन एक दिन बाद डेनिश पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। डेनमार्क की पुलिस ने इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस होने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। डेनमार्क की न्यायपालिका ने इस आधार पर डेवी के भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया कि उसे डर था कि उसे भारत में यातनाएं दी जाएंगी और उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। इस घटना के लगभग 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ सवालों के स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। मसलन इन हथियारों को किसके लिए नीचे गिराया गया था, उन्हें किसने गिरवाया था और उसके लिए पैसे किसने दिए थे। भारतीय वायु सीमा में घुसते ही उस विमान को रोका क्यों नहीं गया। क्या रॉ को इन हथियारों के गिराए जाने के बारे में पहले से पता था, और अगर हाँ तो इसकी पूर्व सूचना होने के बावजूद उसने दूसरी एजेंसियों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मुंबई हवाई अड्डे से किम डेवी को बाहर कैसे निकलने दिया गया और वो अपने देश डेनमार्क वापस कैसे पहुंचा।